Hello and I welcome all my dear class 12 students to Learn Karo class 11 and 12. I hope all of you are hale and hearty, safe and sanitized. I am Shreya, your sociology educator और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके टर्म 2 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चरल चेंज के एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स। चैप्टर की डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ऑलराइट, तो आज की सेशन में हम स्ट्रक्चरल चेंज के एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, हाउ हैज colonialism impacted our lives and how you can either focus on one aspect like culture or politics or treat them टुगेदर। तो सबसे पहले जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको बहुत ही ज्यादा केयरफुली आपको रीड करना है और जानना है कि क्वेश्चन में क्या डिमांड करी गई है, क्या पूछा गया है। और जब आप आंसर फ्रेम कर रहे हो तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जो आंसर है आपका कितने मार्क्स का, आपको वो लिखना है, यानी कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। आपका वेरी शॉर्ट राइटिंग टास्क है, शॉर्ट राइटिंग टास्क है या फिर लॉन्ग आंसर है, अकॉर्डिंगली आपको अपनी वर्ड लिमिट्स को प्रिसाइज करना होता है। आंसर्स में आप जब भी अगर कहीं पर आप फ्लो चार्ट के वे में अपने आंसर को प्रेजेंट कर सको तो इट विल डेफिनेटली फेच यू मोर मार्क्स। जब भी आप आंसर लिख रहे हो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना है क्वेश्चन में जो भी कोई एक डिफिकल्ट वर्ड हो, जैसे कि इस प्रेजेंट क्वेश्चन में आपको कोलोनियलिज्म डिफाइन कर सकते हो, आपकी कोलोनियलिज्म क्या होता है। नेक्स्ट आपका आता है मेन पार्ट ऑफ द आंसर, जिसमें जो भी रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में आपको वो आंसर करना होता है। एंड नेक्स्ट होता है आपका कंक्लूजन, जब आप कंक्लूड कर रहे होते हो पूरे आंसर को। बहुत अच्छा रहेगा अगर जहां पर भी एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट हो आप अपनी एनसीईआरटी से ही रिलेटेड एग्जाम्पल्स को वहां पर कोट करो, तो डेफिनेटली ये भी एग्जामिनर पे बहुत ज्यादा अच्छा इंपैक्ट डालता है कि आपने एनसीईआरटी को बहुत थॉरोली स्टडी करा है, इसलिए आपने वो एग्जाम्पल्स जो कि उसमें प्रोवाइडेड है वो यहाँ पर कोट करे हुए हैं। बहुत ज्यादा इलेबोरेट आपको नहीं लिखना होता है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स अपने वर्ड लिमिट को प्रिसाइज रखना है, ये बात आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है हाउ हैज कोलोनियलिज्म इंपैक्टेड आवर लाइफ। सबसे पहले आप बताओगे कोलोनियलिज्म होता क्या है। क्या होता है कोलोनियलिज्म? जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे और उन्होंने फोर्सिबली अपनी रूल को यहाँ पर स्टैब्लिश करा था, उन्होंने यहाँ पर अपनी कॉलोनीज फॉर्म करी थी, इस एंटायर प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? कोलोनियलिज्म बोलते हो। यहाँ पे आपको बताना है कि कोलोनियलिज्म का इंपैक्ट क्या हुआ था हमारी लाइफ पे, क्या इफेक्ट हुआ था, और इसमें आप कोई भी एक एस्पेक्ट चूज कर सकते हो, या तो कल्चर या पॉलिटिक्स, या फिर आप दोनों को साथ में भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे ब्रिटिश कोलोनियलिज्म विच वाज बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म। अब ब्रिटिशर्स का जो कोलोनियलिज्म था वो डायरेक्टली प्राइवेट ओनरशिप पर था। कैपिटलिज्म का क्या मतलब होता है? प्राइवेट ओनरशिप। डायरेक्टली इंटरफेयर टू इंश्योर ग्रेटेस्ट प्रॉफिट एंड बेनिफिट टू ब्रिटिश कैपिटलिज्म। जो भी उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस थी उससे क्या होता था? ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ बेनिफिट किसको रीप होता था? ब्रिटिशर्स को। ऑलराइट, इसलिए जो उन्होंने कॉलोनीज बनाई थी यहाँ पर इंडिया में। नेक्स्ट आपका आता है एवरी पॉलिसी वाज गियर्ड टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब होता है प्राइवेट ओनरशिप। अब जो भी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रिटिशर्स यहाँ पर इंडिया में स्टैब्लिश करा करते थे, उनको इंट्रोड्यूस करा करते थे, उनका मेन एजेंडा क्या रहता था? बेसिकली दो एजेंडा रहते थे उनके, कि या तो वो स्ट्रेंथन करेगा या फिर वो एक्सपेंड करेगा ब्रिटिशर्स की कैपिटलिज्म को, इससे वो और ज्यादा पावरफुल होंगे और वो मैक्सिमम बेनिफिट रीप कर पाएंगे सारे ही प्रोसेस का। नेक्स्ट आपका आता है इट चेंज द लॉ ऑफ द लैंड। अब लैंड की जो लॉज थी वो बहुत ही ज्यादा इमेंसली चेंज कर दी गई थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। जैसे कि आगे यहाँ पर प्रोवाइडेड है, इट चेंज नॉट जस्ट लैंड ओनरशिप। अब लैंड तो इंडिया की थी लेकिन कॉलोनीज किसने फॉर्म कर रखी थी? ब्रिटिशर्स ने। तो अब ओनरशिप किसके हाथ में आ चुकी थी? ब्रिटिशर्स के हाथ में। लैंड इंडियंस का था लेकिन उसको ओन कौन करता था? ब्रिटिशर्स। इट जस्ट not only changed the ownership of the land but decided even what crops were to be grown। अब कौन सी क्रॉप को ग्रो करना है, कौन सी क्रॉप कहीं पर एक पर्टिकुलर एरिया में कल्टीवेट करी जाएगी, ये भी कौन डिसाइड किया करता था? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स, क्योंकि वही ओन कर रहे थे उस पर्टिकुलर लैंड को। जैसे कि आपने इंग्लिश में चैप्टर पढ़ा होगा इंडिगो, आपने उसमें बहुत ज्यादा मिजरेबल कंडीशन के बारे में पढ़ा है शेयर क्रॉपर्स की। ऑलराइट, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो यहाँ पर दैट लैंड ओनरशिप किसके हाथ में थी? ब्रिटिशर्स के हाथ में। कौन सी क्रॉप ग्रो होनी है कौन डिसाइड करते थे? ब्रिटिशर्स ही। ऑलराइट, व्हाट क्रॉप्स वुड बी ग्रोन एंड व्हाट ऑट नॉट टू बी ग्रोन। तो यहाँ पे किसका आप मेंशन कर सकते हो कि कैश क्रॉप या फिर फूड क्रॉप। इंडिगो का आप डेफिनेटली यहाँ पर आंसर कोट कर सकते हो, एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन आप इंडिगो कल्टीवेशन और शेयर क्रॉपर्स की जो प्रॉब्लम थी उसको यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर कोट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है इट ऑल्टर्ड द वे प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टेक प्लेस। अब सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं, इंडस्ट्रीज भी कौन ओन किया करते थे? ब्रिटिशर्स ही ओन किया करते थे। तो वही डिसाइड किया करते थे कि कौन सा गुड उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होगा और कहाँ कहाँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन करा जाएगा, यानी कि कहाँ कहाँ कौन से एरिया में वो गुड एक्सपोर्ट किया जाएगा।
नेक्स्ट आपका आता है स्टार्टेड इंटरफियरिंग विद द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। साथ ही साथ अब उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इंटरफेरेंस दिखानी शुरू कर दी थी। क्या एजेंडा था इसके पीछे? मैक्सिमम बेनिफिट को रीप करना। नेक्स्ट आपका आता है स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग फॉरेस्ट एंड क्लियर ट्रीज एंड स्टार्टेड प्लांटेशन। अब उन्होंने फॉरेस्ट को ऑक्यूपाई करा और वहां से सारे ही ट्रीज को कट डाउन कर दिया, यानी कि डिफॉरेस्टेशन कर दिया, और वहां पे उन्होंने जो भी क्रॉप वहां पर कल्टीवेट करवाना चाहते थे उसकी प्लांटेशन को इंक्रीज कर दिया, जैसे कि टी प्लांटेशन। नेक्स्ट आपका आता है colonialism introduced forest act that changed the life of tribals and pastoralists। अब colonialism के टाइम पर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने जो है बहुत सारे फॉरेस्ट में एक्ट्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस को लागू कर दिया। इससे क्या हुआ, अब वहां पर ट्राइबल्स और पेस्टोरलिस्ट नहीं रह सकते थे, उनको वहां से अपने घरों को छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, और उन्हें कहाँ जाना था, ऐसी कोई भी जगह प्रोवाइडेड नहीं थी बाय ब्रिटिशर्स। तो बेसिकली वो सब बेसहारा हो गए थे। एंड colonialism introduced forest act, जैसे कि वहां पर उन्होंने अब टी प्लांटेशन वगैरह स्टार्ट करवा दी, जिससे कि उनको और ज्यादा बेनिफिट जो है अटेन हो सके। इट ऑल्सो लेड टू मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इन इंडिया। अब लोग अपने जॉब्स की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल कोटेड है कि झारखंड से लोग असम जाया करते थे टी प्लांटेशन पे वर्क करने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है इट ऑल्सो लेड टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट एंड एंटी कॉलोनियल अवेयरनेस इन इंडियन मासेस। अब मोबिलिटी से क्या हुआ, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह फार अवे जाया करते थे तो इससे आइडियाज भी ट्रांसफर हुआ करते थे। अब लोगों को नई नई चीजों के बारे में पता चल रहा था, और इस सब ने अल्टीमेटली क्या कर रहा, इस सब ने इंक्रीज करा क्या, नेशनलिज्म एंड अवेयरनेस ऑफ एंटी कॉलोनियल रूल्स। अब लोगों को अपनी राइट्स के बारे में ज्यादा पता चल रहा था और वो उसके बारे में ज्यादा अवेयर हो रहे थे। नेक्स्ट आपका आता है द colonialism affected our lives culturally, politically and more or less combining the two। जैसे कि आपके क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था, या तो आप कल्चरली बता सकते हो या आप पॉलिटिकली बता सकते हो, या फिर आप दोनों को कंबाइन करके भी बता सकते हो। तो पूरे एंटायर आंसर में हम यही जान रहे हैं कि कल्चरली एंड पॉलिटिकली दोनों ही तरह से कैसे colonialism ने हमारी लाइफ्स को इम्पैक्ट किया है। ड्यू टू मोबिलिटी एंड एक्सपोजर टू मॉडर्न वेस्टर्न थॉट्स, पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट फ्रीडम, लिबर्टी एंड ह्यूमन राइट्स। अब जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा है कि लोग बहुत ज्यादा लिटरेट हो रहे थे, उनको अब इंग्लिश लैंग्वेज से भी इंट्रोडक्शन मिल चुका था, तो अब लोगों को अपनी राइट्स के बारे में और ज्यादा अवेयरनेस हो रही थी, उनको इस सब के बारे में और ज्यादा इंपॉर्टेंस पता चल रही थी, जैसे कि फ्रीडम की क्या इंपॉर्टेंस होती है, लिबर्टी क्या होती है, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, और क्या है वो बेसिक अधिकार जो कि हर ह्यूमन के पास होने ही चाहिए, विच प्रोवाइडेड बेसिस ऑफ इंडिया फ्री मूवमेंट्स। अब लोगों को जब ये सब चीजों के इंपॉर्टेंस के बारे में पता चला था, तब लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट करे, जिससे कि अल्टीमेटली इंडिया फ्री हो पाया। नेक्स्ट आपका आता है colonialism also had significant social influences, जैसे कि इंडियन सोसाइटी पर्टिकुलरली द emerging मिडिल क्लास was gradually changed। अब जो इंडियन मिडिल क्लास था उसमें बहुत ज्यादा ग्रेजुअल चेंज आया, जैसे कि देयर लाइफस्टाइल, जो उनका लाइफस्टाइल हुआ करता था, ईटिंग हैबिट्स में क्या आते थे, जैसे कि हम लोगों ने स्विच करा टू ब्रेड ऑमलेट एंड कटलेट्स। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज में आपका इंग्लिश लैंग्वेज कोड कर सकते हो आप। नेक्स्ट आपका आता है क्लोथिंग में क्या आता है, जो यूनिफॉर्म में स्कूल यूनिफॉर्म में नेक टाइज होती है, वो किसका इंपैक्ट है, एक colonialism का ही इंपैक्ट है। इसके साथ साथ पॉलिटिकल इंपैक्ट ऑफ colonialism ऑन इंडियन सोसाइटी वाज सिग्निफिकेंट। आर नेशनल मूवमेंट, द पॉलिटिकल सिस्टम, द पार्लियामेंट्री, द लीगल सिस्टम, और सिर्फ यही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन, द लीगल सिस्टम, education system, the police traffic rules, और large the whole political structure changed due to colonial impact। ये सब एक impact है काहे का, colonialism का। with this आपका फर्स्ट आंसर पूरा अच्छे से कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर लिंक्ड प्रोसेसेस, डिस्कस। अब दोबारा से आपको ये वैसे ही आंसर करना है जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको हर आंसर करना है। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करने हैं डिफिकल्ट टर्म्स जो कि आपके क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होंगे, जैसे कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन क्या है। अब तक आई होप सभी बच्चों को पता होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है और अर्बनाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप इन दोनों की डेफिनेशंस लिखोगे, नेक्स्ट आप क्या करोगे, मेन पार्ट को अपने क्वेश्चन का आंसर करोगे, कि आपको डिस्कस करना है कि ये दोनों ही चीजें कैसे आपस में लिंक्ड अप है, इंटरमिंगल्ड है एक दूसरे से, यानी कि दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। और लास्ट में आपका आता है कंक्लूजन। और अगर जहां पर भी आप प्रोवाइड कर सकते हो फ्लो चार्ट के वे में, तो इससे आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपका आंसर का इम्पैक्ट एग्जामिनर पर। तो आइए देखते हैं क्या होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू इमर्जेंस ऑफ मशीन प्रोडक्शन। क्या होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, बेसिकली इमर्जेंस यानी कि इंक्रीज इन मशीन प्रोडक्शन को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। बेस्ड ऑन द यूज ऑफ इनएनिमेट पार्ट। इनएनिमेट का क्या मतलब होता है, लाइफलेस या फिर डेड,
पावर रिसोर्सेज लाइक स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो ये वाली डेफिनेशन है, आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, तो बेटर होगा आप यही लर्न करें और यही अपने आंसर में लिख कर आए। क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर टू इमरजेंस ऑफ मशीन प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ इनएनिमेट पावर रिसोर्सेज। तो स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी को क्या रेफर करा गया है, उनको क्या बोला गया है कि वो इनएनिमेट पावर रिसोर्सेज होती हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका आता है, अ प्राइम फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज दैट लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, शॉप्स रादर देन एग्रीकल्चर। अब इसको बताने का क्या मतलब है? लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं, क्यों करते हैं? इन सर्च ऑफ जॉब्स, इन सर्च ऑफ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसलिए लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाते हैं। अर्बन एरिया में क्या होता है ऐसा? वहां पे इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं बहुत सारी, इसलिए वहां पर बहुत सारी मशीनरी भी होती है, उतनी ज्यादा मशीन होती है। जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होती हैं उतनी ज्यादा मशीन वर्क होता है, और जितना ज्यादा मशीन वर्क होता है उतने ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होती है उन मशीन्स को यूज करने के लिए, इन फॉर्म ऑफ लेबर्स, इन फॉर्म ऑफ ऑफिसेज, इन फॉर्म ऑफ वर्कर्स भी। तो इसलिए वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं। नेक्स्ट क्या होता है? रूरल एरिया में जो है आपकी जॉब की सर्टेनिटी बहुत ज्यादा कम होती है। फॉर इंस्टेंस, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी ना रहे तो हो सकता है कि जो हार्वेस्ट है, जो कल्टीवेशन है, वो ज्यादा अच्छा ना हो और आप ज्यादा अर्न ना कर पाओ। लेकिन अर्बन सेक्टर में क्या होता है? आपकी जॉब की सर्टेनिटी होती है, आप बिल्कुल क्लियर होते हो कि सो एंड सो टाइम पे आपको सो एंड सो अमाउंट ऑफ सैलरी पे कर दी जाएगी, इसलिए और ज्यादा लोग माइग्रेट करते हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन सेक्टर्स। नेक्स्ट आता है आपका, ओवर 90% पीपल आर लिविंग इन सिटीज, टाउन्स वेयर मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर टू बी फाउंड एंड न्यू स्ट्रक्चरल चेंज अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसलिए लोग माइग्रेट करते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ। एक और एग्जांपल यहाँ पर कोटेड है आपकी बुक एनसीईआरटी से ही। एग्जाम्पल इन ब्रिटेन, ब्रिटेन का एक एग्जाम्पल कोटेड है, द फर्स्ट सोसाइटी टू अंडरगो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटेन में जो सबसे पहली सोसाइटी थी जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, वही वो पहली फर्स्ट सोसाइटी थी। So was also the earliest to move from being rural to urban community। तो ये एग्जाम्पल डेफिनेटली आप अपने आंसर में कोट कर सकते हो, ये एग्जाम्पल आपकी बुक एनसीईआरटी से ही टेकन है। नेक्स्ट आपका आता है, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सम रीजन्स हैड लेड टू डिक्लाइन इन ओल्ड अर्बन सेंटर्स। अब ब्रिटिशर्स के टाइम कॉलोनियल पीरियड में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बूम हो रहा था, लेकिन जो इंडिया में ओल्ड अर्बन सेंटर्स थे उनका डाउनफॉल हो रहा था, उनका डिक्लाइन हो रहा था, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस अब कहीं ना कहीं कम होती जा रही थी, घटती जा रही थी। नेक्स्ट आपका आता है, द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड कॉज डिक्लाइन ऑफ अर्बन सेंटर्स। अब जो इंडिया के अर्बन सेंटर्स थे उनका डाउनफॉल हो गया था, उनका डिक्लाइन हो गया था। कौन कौन से थे वो सेंटर्स, वो आप मुझे बुक से देखकर बताओगे। ऑलराइट, एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू कॉलोनियल सिटीज। और न्यू कॉलोनियल सिटीज कौन सी थी जो ब्रिटिशर्स के टाइम में कॉलोनियलिज्म में इमर्ज हुई थी, उनके नेम्स भी आप मुझे बताओगे लर्न करके, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ऑलराइट, एग्जांपल सिटीज लाइक सूरत एंड मसूलीपट्टनम। ओके, आंसर यहीं पे प्रोवाइडेड है। जहां पर डाउनफॉल हुआ, जिन सिटीज ने अपनी इंपॉर्टेंस को लूज कर दिया, अपने चार्म को लूज कर दिया, वो कौन कौन सी सिटीज थी? वो थी सूरत एंड मसूलीपट्टनम। लॉस्ट देयर चार्म, यानी कि उन्होंने अपनी यूनिकनेस को लूज कर दिया था। एंड बॉम्बे एंड मद्रास इमर्ज्ड एज इंपॉर्टेंट साइट्स। और ये दोनों सिटीज, बॉम्बे और मद्रास, इंपॉर्टेंट सिटीज के रूप में उभर कर सामने आए थे कॉलोनियल पीरियड के टाइम में। When manufacturing units boomed in Britain, अब ब्रिटेन में जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही थी, प्रॉस्पेरस हो रही थी, ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन और सिल्क इंडिया से जो मैन्युफैक्चर हुआ करता था ऑफ इंडिया डिक्लाइंड, उसमें बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ गया, उनमें बहुत ज्यादा कमी हो गई, बिकॉज दे कुड नॉट कॉम्पीट टू मैनचेस्टर, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन नहीं दे पा रहे थे अब मैनचेस्टर को, और मैनचेस्टर में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज्यादा बूम्ड अप था। इस कारण से जो इंडिया का एक्सपोर्ट था कॉटन और सिल्क का मैन्युफैक्चरर का, वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया था। नेक्स्ट आपका आता है, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी विद द डेवलपमेंट ऑफ मैकेनाइज्ड फैक्ट्री। अब लेट 19 और 20 सेंचुरी में क्या हुआ? मैकेनाइज्ड फैक्ट्री और ज्यादा जो है प्रॉस्पेरस हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फ्यू टाउन्स बिकेम हेवीली पॉपुलेटेड। अब जहां जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा था वो एरियाज जो है बहुत ज्यादा और पॉपुलेटेड होते जा रहे थे, क्योंकि लोग वहां पर माइग्रेट कर रहे थे इन सर्च ऑफ जॉब्स, इन सर्च ऑफ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड जॉब सर्टेनिटी। आपका आता है, अदर देन ईस्टर्न इंडिया वेयर ब्रिटिश पेनिट्रेशन वाज अर्लीस्ट एंड डीपेस्ट सर्वाइव्ड much more longer. Example, village craft in the interior could survive. They were affected only with the spread of railways। इसको बताने का क्या मतलब है? यहाँ पर ये बताया गया है कि जिन एरियाज में ब्रिटिशर्स पहले नहीं पहुंच पाए थे, जो एरियाज बहुत ज्यादा डीपली लोकेटेड थे, उन्होंने जो अपनी यूनिकनेस है, अपना जो भी वर्क हुआ करता था, उसको कंपैरेटिवली लॉन्गर टर्म तक प्रिजर्व करके रखा, जैसे कि विलेज
क्राफ्ट वर्क एंड ऑल। लेकिन जब एडवेंट हुआ रेलवेज का तो ब्रिटिशर्स उन एरियाज तक भी पहुंच गए और वहां पर भी उन लोगों ने जो है अपनी ओरिजिनलिटी को लूज कर दिया था। नेक्स्ट आपका आता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडिपेंडेंस की बात हो रही है यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारे रूलर्स थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत ही ज्यादा एक एमिनेंट रोल प्ले करा प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी को इसकी डिमांड थी। नेक्स्ट आपका आता है बिकॉज ऑफ रीसेंट पॉलिसीज related to liberalization and globalization led to vast expansion of cities। अब vast expansion of cities हो रहा था इस टाइम पर, क्यों हो रहा था? क्योंकि हम लोग और ज्यादा ग्लोबलाइज होना चाहते थे और ड्यू टू लिबरलाइजेशन इन आवर थॉट्स हम लोग क्या कर रहे थे, इट वाज लीडिंग टू द वास्ट एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज एट दैट पर्टिकुलर टाइम। और इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन एक दूसरे से लिंक्ड अप होता है। इसके बाद दो और क्वेश्चन प्रोवाइडेड हैं आपकी एनसीईआरटी में, लेकिन वो रीजनल लेवल के क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपके एरिया के अकॉर्डिंग आप उसको आंसर कर सकते हो। यानी कि कोई जिस भी एरिया में रहा करता है उसकी हिस्ट्री क्या रही है और वो कैसा रहा है उसके बारे में आपको थिंक करना है। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। डेफिनेटली आप उन क्वेश्चन को रीड करिएगा और सोचिएगा कि क्या आंसर इसका होना चाहिए। ऑलराइट, so by Learn Karo Premium subscription, you can attend live classes from anywhere, anytime. You may avail the entire study material in the PDF format. Apart from this, you can also attend live tests, quizzes and assignments too. So I hope आज का सेशन आप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा और समझ जरूर आया होगा। तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो, डिफिकल्टी हो, क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डेफिनेटली डाउनलोड कीजिए हमारा ऑफिशियल ऐप लर्न करो दी लाइव लर्निंग ऐप, एंड यू मे ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, ताकि आप सभी बच्चों को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ऑलराइट, सो चैप्टर पर बेस्ड और भी कोई डिफिकल्टी अगर आपको फील होए, कोई भी टॉपिक जो आपको अच्छे से ना समझ आया हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो विद दिस आई एम एंडिंग अप दिस सेशन हियर एंड आई विल मीट यू ऑल in the next session with the next important topic. Till that time, keep studying, keep practicing, take care, all the best, bye bye.